हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस पॉलिटेक्निक कॉम्पिटेंट क्लास के इस नए वीडियो में। हम लोग बात करेंगे लेसन नंबर 3 के जो आगे की टॉपिक है। वो पहला टॉपिक क्या है बच्चों आज का? स्थिर अनुपात का नियम। स्थिर अनुपात का नियम क्या होता है या स्थिर अनुपात का नियम किसे कहते हैं, तो बताएंगे कि जो स्थिर अनुपात का नियम होता है, इस नियम के अनुसार किसी भी रासायनिक यौगिक का संगठन निर्माण की विधि पर निर्भर नहीं करता, अर्थात किसी भी यौगिक में उनके तत्वों का अनुपात हमेशा समान रहता है, चाहे वो किसी भी विधि द्वारा निर्मित किया गया हो। इस बात को समझेगा बच्चों। ये कह रहा है कि जो आपका स्थिर अनुपात का नियम होता है, स्थिर अनुपात का नियम क्या होता है, तो स्थिर अनुपात के नियम में ये बताएंगे कि इस नियम के अनुसार किसी भी रासायनिक यौगिक का जो संगठन होता है वो निर्माण की विधि पर निर्भर नहीं करता है। यानी कि इस नियम के अनुसार किसी भी रासायनिक यौगिक का जो निर्माण होता है, अर्थात जो आपके दो या दो से अधिक तत्व जब आपस से मिलके एक यौगिक का निर्माण करते हैं, अर्थात जैसे हमने एग्जाम्पल लिया बच्चों, देखिएगा बच्चों, क्या बच्चों? जल। जैसे हाइड्रोजन जो है, यहाँ पे ध्यान से, क्या हाइड्रोजन का 2 परमाणु और ऑक्सीजन का 1 जब दोनों आपस में मिले तो क्या बना बच्चों? H2O। यानी कि जब एक या एक से अधिक प्रकार के अभिकर्मक, देखिएगा, या ऐसे बोल सकते हैं 2 या 2 से अधिक प्रकार के अभिकर्मक। देखिएगा यहाँ पे हाइड्रोजन के 2 और ऑक्सीजन का 1, ये जब दोनों भिन्न प्रकार के अभिकर्मक आपस में जुड़ते हैं तो क्या बनता है बच्चों? यौगिक बनता है। तो वही कह रहा है कि इस नियम के अनुसार किसी भी रासायनिक यौगिक का जो संगठन के निर्माण की विधि होती है, यानी कि संगठन का मतलब होता है बच्चों जुड़ना, और जो यौगिक बना है वो किसी भी विधि द्वारा बनाया गया हो या किसी भी विधि द्वारा उसको प्राप्त किया गया हो, तो किसी यौगिक जो होते हैं, अर्थात किसी भी यौगिक में उनके तत्वों का जो अनुपात होता है वो हमेशा क्या होता है बच्चों? समान रहता है। अर्थात इसके अनुपात में कोई चेंजिंग नहीं होता है, इनके अनुपात में कोई आपका बदलाव नहीं होता है। यहाँ पे देखिएगा हाइड्रोजन का अनुपात जो होगा, अगर हम देखें अणु भार के आधार पे या भार के आधार पे, यानी कि भार के आधार पे इसका अनुपात क्या होगा? हाइड्रोजन का भार कितना है बच्चों? 2 है, तो एक हाइड्रोजन का 1 होता है, तो 2 है तो कितना होगा? 2। ऑक्सीजन है, इसके साथ ऑक्सीजन का कितना होता है बच्चों? 1 का होता है 16, तो कितना होगा? 16। तो द्रव्यमान के आधार पे इनका अनुपात कितना निकल गया बच्चों? 2 संबंधे 16। ध्यान से देखिएगा कितना निकला? 2 संबंधे 16। लेकिन परमाणु के आधार पर देखा जाए, किसके आधार पर बच्चों? परमाणु के आधार पर निकाला जाए तो परमाणु के आधार पर क्या निकलेगा? हाइड्रोजन कितना है बच्चों? H2 है 2, O है 16, तो आपका 1 कितना होगा बच्चों? 1। तो 2 संबंध कितना हो जाएगा? 1। 2 संबंध कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो परमाणु के आधार पर इनका अनुपात क्या निकला बच्चों? 2 संबंधे 1। भार के आधार पर कितना निकला? 2 संबंधे 16। इसको कटा लेंगे तो 2 एकम में 2, यहां पे लिख दे रहा हूं, ध्यान से, 2 एकम में 2, 8 दूना के 16, तो 1 संबंधे 8। अर्थात जो इसका अनुपात प्राप्त हुआ बच्चों, इसके अनुपात में अब कोई चेंजिंग नहीं होगा, वो चाहे किसी भी विधि द्वारा क्या किया गया हो, प्राप्त किया गया हो। यानी कि स्थिर अनुपात का नियम यही कहता है। अनुपात का मतलब ये होता है कि जो आपके यौगिक होते हैं उन यौगिकों का अनुपात निकाला जाता है, और जो उनका सरलतम अनुपात आता है उसके अनुपात में अब कोई चेंजिंग नहीं हो सकता है। वो जो अनुपात होता है वो आपका क्या होता है? फिक्स अनुपात होता है, यानी कि स्थिर अनुपात होता है। उसी को हम क्या कहते हैं बच्चों? स्थिर अनुपात का नियम कहते हैं। अर्थात इस नियम के अनुसार किसी भी रासायनिक यौगिक का जो संगठन होता है, उनका जो निर्माण होती है या निर्माण की विधि पर निर्भर नहीं करता, अर्थात आपने उसको कैसे प्राप्त किया हो, किस विधि द्वारा प्राप्त किया हो या कैसे वो बना हो, उस बात पर निर्भर नहीं करता। वो इस बात पर निर्भर करता है कि जो उसका एक सरलतम अनुपात आता है, जो उनकी एक फिक्स अनुपात आते हैं, उस अनुपात में कोई चेंजिंग नहीं होता है, तो उसे कहते हैं बच्चों स्थिर अनुपात का नियम। समझ में आया बच्चों? अब ध्यान सुनिएगा। दूसरा है बच्चों गुरुत्व या बहुलक अनुपात का नियम। गुरुत्व या बहुलक अनुपात का नियम क्या कहते हैं? आपकी किताब में दिया है केवल गुरुत्व अनुपात का नियम, लेकिन इसे एक और नाम देते हैं गुरुत्व या बहुलक अनुपात का नियम। गुरुत्व या बहुलक अनुपात का नियम क्या होता है, तो बताएंगे कि इस नियम के अनुसार जब 2 तत्व A तथा B, देखिएगा 2 तत्व लिया है, 2 तत्व मान लेते हैं, यहां पे हमने लिया है हाइड्रोजन और क्या बच्चों? O2। ये एग्जांपल समझा रहा हूं। इसको बोलते हैं बच्चों हाइड्रोजन परऑक्साइड, ठीक है। तो आपका 2 तत्व लिया है, तो कह रहा है कि इस नियम के अनुसार जब 2 तत्व A तथा B क्या होते हैं बच्चों? संयोजित होने पर। संयोजित का मतलब होता है जुड़ने पर। 2 तत्व क्या हो रहे हैं? जुड़ रहे हैं। तो कह रहा है कि संयोजित होने पर
एक से अधिक यौगिक बनाते हैं। देखिएगा, जैसे हमने हाइड्रोजन को लिया तो एक क्या बन गया, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, दूसरा क्या बन जाए, H2O, जल बन जाए। तो क्या कर रहा है, एक से अधिक यौगिक बनाते हैं। जैसे एक से अधिक यौगिक बना तो B के भार जो होता है एक के निश्चित भारों से संयोजित होने पर उसका पूर्णता अनुपात बनता है, अर्थात एक पूर्णांक अनुपात बनता है। यानी कि जो B का बनेगा वो क्या बनेगा बच्चों, एक पूर्णांक अनुपात बनेगा। अब पूर्णांक अनुपात को देखिएगा जैसे कैसे बनेगा, जैसे आपका हाइड्रोजन कितना है बच्चों, 2, हाइड्रोजन कितना है 2, तो यहां पे देखेंगे तो कितना होगा, 2 होगा। कितना होगा बच्चों, 2। अब इसका कितना होगा, एक का होता है भार ऑक्सीजन का 16, तो 2 होता कितना होगा, 32। कितना होगा, 32। इसका देखिएगा, हाइड्रोजन 2 है तो कितना होगा, 2 होगा। कितना है, 2 होगा। ऑक्सीजन कितना है, 1, तो कितना होगा, 16। जो आपको इसको मान लो A, इसको मान लो B, इसमें इसको मान लो A और इसको मान लो B, तो कह रहा है B जो होते हैं वो पूर्णांक अनुपात में होते हैं। अब केवल B वाले को उठाकर देखा जाए तो 32 संबंध कितना हो जाएगा, या ऐसे लिख लेंगे 16 संबंध कितना हो जाएगा बच्चों, 32। 16 कम में 16, 16 दूना के 32, तो कितना आया बच्चों, एक संबंध है 2। कितना आया, एक संबंध है 2। आपका कितना है बच्चों, एक संबंध है 2 आया। तो एक किस अनुपात में, एक पूर्णांक अनुपात में है। और जब पूर्णांक अनुपात प्राप्त होता है यानी कि दो तत्वों को लेते हैं और दो तत्वों में यानी कि दोनों तत्व मिलकर एक या एक से अधिक यौगिक बनाते हैं, और एक या जब एक से अधिक यौगिक बनाते हैं और उनमें जो आपका बी वाला होता है उसका बी का क्या मिले बच्चों, पूर्णांक अनुपात मिले। क्या मिले बच्चों, पूर्णांक अनुपात मिले, तो उसे क्या कहते हैं बच्चों, गुणित या बहुलक अनुपात का नियम। तो क्या बताएंगे कि इस नियम के अनुसार जब दो तत्व A तथा B संयोजित होकर जुड़कर एक से अधिक यौगिक बनाते हैं तो B के भार जो होते हैं एक के निश्चित भारों से संयोजित होते हैं तो उनका पूर्णांक अनुपात होता है। यानी कि ये आपका B वाला है और इनका देखिए क्या मिला, आपको पूर्णांक अनुपात मिला। समझ में आया। अब इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लें। अगर ये आपको वीडियो, ये टॉपिक आपको समझ में आ रही है तो अभी कभी क्या करें, इस वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा क्या करें बच्चों, शेयर करें, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए अब आगे देखते हैं बच्चों। आगे आपका इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है जिसे हम क्या कहते हैं बच्चों, व्युत्क्रम या व्युत्क्रम अनुपात का नियम। क्या है बच्चों, चलेगा, इसको मिटा दे। देखिए अगला हमारा टॉपिक क्या है, व्युत्क्रम या तुल्य अनुपात का नियम। व्युत्क्रम या तुल्य अनुपात का नियम क्या होता है, तो बताएंगे कि इस नियम के अनुसार दो या दो से अधिक पदार्थ के भार जो रासायनिक रूप से अलग अलग किसी तीसरे पदार्थ के समरूप भारों से क्रिया करते हैं तो वे परस्पर क्रिया करने वाले भार ही होते हैं या उनके सरल गुणित होते हैं। अर्थात व्युत्क्रम या तुल्य अनुपात का नियम क्या होता है, तो इस नियम के अनुसार दो या दो से अधिक पदार्थों के भार जो रासायनिक रूप से अलग अलग किसी तीसरे पदार्थ के समरूप भारों से क्रिया करते हैं तो वे परस्पर क्रिया करने वाले भार ही होते हैं या उनके सरल गुणितीय अनुपात होते हैं। एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए कोई पदार्थ A लिया है, कोई पदार्थ B लिया है और कोई C लिया है, तो क्या कह रहा है कि इस नियम के अनुसार दो या दो से अधिक पदार्थ, इस नियम के अनुसार क्या बच्चों, दो या दो से अधिक पदार्थ के भार जो रासायनिक रूप से क्या होते हैं, रासायनिक रूप से भार जो होते हैं रासायनिक रूप से अलग अलग किसी तीसरे पदार्थ के समरूप भार से क्रिया कर, यानी कि जो तीसरा पदार्थ हो उसका भार क्या हो बच्चों, समरूप हो और अलग अलग पदार्थ हो। जैसे यहाँ पे मान लीजिए मैंने क्या माना है, H2O माना है, H माना है, यहाँ पे O माना है और यहाँ पे क्या माना है बच्चों, C माना है। तो अगर ये इससे क्रिया करेगा तो क्या बनेगा बच्चों, CH4 बन जाएगा। ये इससे क्रिया करेगा तो क्या बनेगा बच्चों, H2O बन जाएगा। ये इससे क्रिया करेगा तो क्या बन जाएगा बच्चों, आपका CO2 बन जाएगा। अब इनके भारों को देखा जाए तो अगर आपका पहला भार क्या है बच्चों, पहला यौगिक क्या बना है, CH4 बना है, तो अगर CH4 बना है तो कार्बन का कितना होता है, 12 संबंध है, हाइड्रोजन का 1 होता है तो 4 है तो 4 होगा। दूसरा अगर हमने ले लिया है, दूसरा हमने क्या लिया बच्चों, मान लो CO2 ले लिया है। क्या ले लिया बच्चों, CO2, तो इसका कितना होगा 12, इसका कितना होगा बच्चों, एक का होता है 16, दूसरे का ऑक्सीजन कितना होगा 32। उसके बाद तीसरा क्या है बच्चों, CO2 ले लिया है, तो कितना होगा बच्चों, इसका होगा 12, इसका होगा बच्चों 32।
बात समझ में आ रही है? देखिएगा, यहाँ पे आपने H2O ले रखा है, H2O, तो इसका कितना हो जाएगा, 1 संबंधे 16, अरे 2 संबंधे 16, कितना होगा बच्चों, 2 संबंधे क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा, होगा ना। देखिएगा, अगर इसको ऐसे कर लेते हैं जो समझ में बेटर आएगा, इसको पलट लेते हैं, CO2 और H2O तीसरा, इसका है बच्चों 12 संबंधे 32 था, इसका 2 संबंधे 16। देखिएगा, अगर हम करते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, ध्यान से सुनिएगा, ये आपका जो CO2 है, तो ये यहाँ पे देखिएगा, जैसे आपका CO2 है तो यहाँ पे क्या है कि इसके हमने देखो यहाँ से इसके 4 को लिया, बोलिएगा, और इसके बाद इसको यहाँ से हमने 32 को लिया, ठीक है। तो 4 32 को लेंगे, यही एक तीसरा परमाणु है, 4 32, कितना ले लिया बच्चों, 4 ले लिया और क्या ले लिया, 32 ले लिया। तो यहाँ पे बताएंगे, देखो 4 एकम में 4, 4 आठे 32, यानी कि आप कर लोगे 8 होगा, ठीक है। अब अगर इसका देखो तीसरा जो ये बना है 1 और 8 दूना के 16, इसका और भार इसका क्या है बच्चों, एक सरल गुरुत्वीय अनुपात मिला कि नहीं मिला। जो आपने तीसरा यौगिक प्राप्त किया H2O, उसका और इन दोनों का जो भार, इसका दूसरे का लिया, इसका दूसरे का लिया, और दोनों का जो भार मिलाया, तो इसके भारों के क्या बिल्कुल क्या आया बच्चों, एक सरल गुरुत्वीय अनुपात में आया। तो मैंने वही बताया, ध्यान से सुनिएगा एग्जाम्पल, कि इस नियम के अनुसार क्या बच्चों, इस नियम के अनुसार 2 या 2 से अधिक पदार्थों के भार, यानी कि 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक, ठीक है, पदार्थों के भार जो रासायनिक रूप से अलग अलग हैं, जो रासायनिक रूप से देखिएगा क्या है बच्चों, अलग अलग हैं, लेकिन तीसरे पदार्थ के समरूप भारों से क्रिया करते हैं। लेकिन जो आपका तीसरा पदार्थ है उसके समरूप समान भारों से क्या कर रहे हैं बच्चों, क्रिया करते हैं। तो वे परस्पर क्रिया करने वाले भार ही होते हैं या उनके सरल गुरुत्वीय अनुपात होते हैं। समझ में आया बच्चों एग्जाम्पल, ये आपका एग्जाम्पल था, एग्जाम्पल, ठीक है। अगर ये आपको टॉपिक समझ में आई तो अभी कभी इस वीडियो को क्या करें बच्चों, लाइक करें। थैंक यू बच्चों। ये आपका चैप्टर नंबर 3 भी क्या हुआ, समाप्त हुआ। आगे का जो इसका जो क्वेश्चन आंसर है, मैं इसके क्वेश्चन आंसर को अगले वीडियो में प्रोवाइड करा दूंगा। ओके बच्चों, अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा तो अभी कभी क्या करें बच्चों, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।